चैप्टर। ओके, व्हाट इज डीएनए? इफ वी टॉक अबाउट डीएनए, देन व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या है? डीएनए देखिए एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है? एक मॉलिक्यूल जो क्या करता है? कैरी जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है? कैरी करता है, ठीक है? कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं डीएनए, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? चलिए हम चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो बताइए आप लोग को जरूर होगा न्यूक्लिक एसिड के बारे में, आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सच एसिड व्हिच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ओके, देखिए सच एसिड प्रेजेंट इन वेयर? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है? ऐसा एसिड जो कि किसी भी इंडिविजुअल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट करता है उसे एसिड फॉर्म क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड क्लियर हो गया? और देखिए इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मैशर साइंटिस्ट। ओके, इसे किसने डिस्कवर किया है? डिस्कवर किया है फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने, ठीक है? फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखिए इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जिसे कि हम समझ लेते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड के बारे में और इंफॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड का नाम, न्यूक्लिक एसिड कैसे पड़ा है, और तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो ये कहां प्रेजेंट रहता है बताइए? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट कौन रहता है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो डिस्कवरी किसने किया? फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट, ठीक है? फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की इसकी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? लेकिन सिर्फ डिस्कवरी की, नाम नहीं रखा था इसका, सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी की। कहां से की इसकी डिस्कवरी? तो फर्स्ट सेल में से, ठीक है? फर्स्ट सेल कहां प्रेजेंट रहता है? तो फर्स्ट सेल डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहता है। देखिए फर्स्ट सेल से हम हिंदी में मवाज भी कहते हैं, ठीक है? इसमें इन्होंने डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? और ये फर्स्ट सेल पाया कहां रहता है? डब्ल्यूबीसी में पाया, लेकिन इन्होंने नाम नहीं रखा था, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी की, ठीक है? नेमिंग किसने की है? नेमिंग जो है, नेमिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो नेमिंग किसने किया है? अल्टमान साइंटिस्ट ने, ठीक है? अल्टमान साइंटिस्ट ने नेमिंग की है किसकी? न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड देखिए ये कैसा होता है? सच एसिड व्हिच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लिक एसिड। It was discovered by Frederick Michel scientist from Pasteur of WBC. The naming was done by Alderman scientist. Okay, so now we have to discuss about what are the components of nucleic acid. Nucleic acid के components क्या क्या होते हैं? So let's start discussing about components of nucleic acid. Components of न्यूक्लिक एसिड, देखिए मैं यहाँ चार्ट बनाने वाली हूँ, ठीक है? आप इस चार्ट को ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें कैसे और किस तरीके से, ठीक है, किस फॉर्मेट में हमें चैप्टर स्टडी करना है, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पेंटोज सुगर, जिसे हम C5H10O5 भी लिखते हैं। सेकेंड वन इज नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है? एंड थर्ड वन इज ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, जिसे हम H3PO4 भी लिखते हैं। क्लियर ना? अब देखिए नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज सुगर और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड ये सब है ना, लेकिन इनका डिवीजन पेंटोज सुगर और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड का डिवीजन नहीं है। डिवीजन अगर है तो किसका है? नाइट्रोजिनस बेस का है, ठीक है? नाइट्रोजिनस बेस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? फर्स्ट वन इज प्यूरीन एंड सेकंड वन इज pyridine. Purine is divided into 2 forms, that is adenine and guanine. guanine को हम लिखते हैं कैपिटल जी से और adenine को कैपिटल ए से, ठीक है? pyridine is divided into how many parts? Let's think 3 parts: thymine, cytosine and uracil.
Thymine is denoted to T, cytosine is denoted by C, and uracil is denoted by U. Okay. So this is the chart of components of nucleic acid. Okay. Clear करें components of nucleic acid की हम बात करें तो ये भी part में डालेगा pentose का nitrogenous base और orthophosphoric acid. Pentose is also called as C5H10O5. Nitrogenous base is of two types and orthophosphoric acid is also known as Sp3O4. If we talk about types of nitrogenous base, then it is of two types, purine and adenine. Purine is divided into two types, adenine and guanine. Adenine is written as A and guanine is G. Okay. Pyrimidine is divided into three parts: thymine, cytosine, and uracil. Thymine we write as T, cytosine C, and uracil is U. Okay. So I hope आपको components of nucleic acid clear हो गया होगा. इसका आपने चार्ट बना लिया. Clear in the sense इसकी जो structure आपको समझ में आ गया. Otherwise मेरा तो आपको नंबर के बारे में एक स्टडी कर लेंगे. तो आगे स्टडी करना है, लेकिन इस चार्ट को आप ड्रा कर लीजिए जिससे कि आप लोग इतना हिट हो सके कि आप लोगों को चैप्टर कैसे और किस वे में स्टडी करना है. ठीक है. So let's start discussing about types of nucleic acid. Firstly we have to understand how many types of nucleic acid and which of them. Okay. So let's start discussing about types of nucleic acid. Types of nucleic acid. ठीक है. तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है. देखो डिवीजन था उसका प्यूरिन एंड पायरिमिडीन में. ठीक है. अदरवाइज न्यूक्लिक एसिड टू टाइप का होता है. फर्स्ट होता है डीएनए एंड सेकंड होता है आरएनए. ठीक है. डीएनए का हम क्या लिखते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. और आरएनए को हम क्या लिखते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमें डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में एक एक करके स्टडी करना है. इनफैक्ट डिटेल स्टडी करना है डीएनए और आरएनए के बारे में. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डीएनए. डीएनए जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए कहां प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन Not where? Nucleus. Okay? डीएनए क्या करता है? तो कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी या फिर नेक्स्ट जनरेशन भी हम कह सकते हैं. ठीक है. तो डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है. डीएनए जो होता है वो हमारी बॉडी का डीएनए की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी का क्या होता है? लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होता है. ठीक है. लार्जेस्ट मॉलिक्यूल होता है जो कि हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और ये एक तरीके का ये बातें बताई गई है, एक तरीके का क्या है? मॉडल है जिसको डिस्कवर किया था वाटसन क्रिक साइंटिस्ट ने. ठीक है. वाटसन क्रिक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी. इनफैक्ट एक और साइंटिस्ट थे जिनका इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा जिनका नाम है विलियम साइंटिस्ट. ठीक है. कब इन्होंने इन लोगों ने डिस्कवरी की? तो इन लोगों ने डिस्कवरी की 1952 में. ठीक है. तो इससे बाहर देखिए हमें और बहुत समझना है. इतना क्लियर हुआ एक्सरे कैलिग्राफी मेथड में हमें डिस्कवरी की. ठीक है. इस मेथड में अगर कोई पूछे तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से इन लोगों ने डिस्कवरी की थी. किसकी? डीएनए. ठीक है. इतना क्लियर हो गया. अब देखिए आगे की भी बातें हैं. देखिए इस ग्रेट डिस्कवरी के लिए, ये इतनी बड़ी डिस्कवरी के लिए इन लोगों को क्या हुआ? 1962 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला. इतनी बड़ी डिस्कवरी थी तो इस इतनी बड़ी डिस्कवरी के लिए इन लोगों को 1962 में नोबेल प्राइज मिला. ठीक है. इसको वाटसन क्रिक और एक और साइंटिस्ट में यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ, विलियम साइंटिस्ट. ठीक है. विलियम साइंटिस्ट और वाटसन क्रिक इन दोनों साइंटिस्ट को क्या हुआ? मिला नोबेल प्राइज 1962 में. ठीक है. जब डिस्कवरी में कब की थी? 1952 में. देखिए 10 साल के बाद 10 इयर्स के आप लोगों के ग्रेट रिसर्च के बाद, बहुत ही ह्यूज रिसर्च के बाद लोगों को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला. और फाइनली इनका जो मॉडल था कि डीएनए हेलिक्स से प्रेजेंट रहता है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया. ठीक है. नोबेल प्राइज दे करके. ओके. चलिए आगे क्या कहानी है इससे हम समझते हैं. देखिए डीएनए जो है ना ये कंसिस्ट होता है कंसिस्ट ऑफ पेंटोज सुगर. ठीक है. पेंटोज सुगर से जिसे हम C5H10O5 के नाम से जानते हैं, इसे कंसिस्ट होता है. एंड नाइट्रोजनस बेस से भी डीएनए कंसिस्ट होता है. नाइट्रोजनस बेस से कौन कौन से? देखिए नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से? प्यूरिन, पायरिमिडीन,
एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन वगैरह सब, ठीक है। तो किससे कंसिस्ट होता है? ये होता है एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन से ये क्या होता है? कंसिस्ट होता है। डीएनए जो होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थायमिन से कंसिस्ट होता है। देखिए आपको पता है कि यूरेसिल भी तो नाइट्रोजनस बेस था, लेकिन यूरेसिल का आना आपने को नहीं हो गया क्योंकि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है ना कि डीएनए में, ठीक है। इनफैक्ट ये और किससे कंसिस्ट होता है? एंड कंसिस्ट ऑफ एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्थो phosphoric acid, that is H3PO4. ओके, क्लियर हो? देखिए डीएनए जो होता है कंसिस्ट होता है विद पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस लाइक एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थायमिन एज वेल एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ओके, डीएनए कंसिस्ट विद 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। देखिए और भी कुछ इसके बारे में बातें हैं। देखिए डीएनए जो होता है इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कंसिस्ट होता है। जो चेन कैसी होती है? तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया कि 3 प्राइम जो एंड है वो 5 प्राइम एंड से कनेक्ट रहेगा एंड 5 प्राइम एंड जो है वो 3 प्राइम एंड से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और ये एक चेन ये होगी और एक चेन ये होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे किसकी हेल्प से? कनेक्ट विद वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम चेन और 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन, ठीक है। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल मॉडल होता है, ठीक है। इतना क्लियर होगा? आप देखिए कुछ और भी पॉइंट है जो कि हमें समझना है डीएनए के बारे में। देखिए एडेनिन जो होता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है? थायमिन के साथ, ठीक है। अगर हम बात करें ग्वानिन की तो ग्वानिन जुड़ा रहता है साइटोसिन के साथ, ठीक है, साइटोसिन के साथ। देखिए एक रूल आया था जिसका नाम था चारगॉफ रूल। चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग A + T अपॉन में G + C होता है और ये दोनों क्या होते हैं? ये वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यानी कि A + C करने पे और G + C करने पे जितना आएगा, ठीक है, वही क्या वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इससे वो क्या अकॉर्डिंग चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए अब मैंने न्यूक्लियोसाइड क्या होता है डीएनए में भी प्रेजेंट। लेकिन डीएनए के ये सब पार्ट है जो हमें अभी करके पढ़ने हैं। पार्ट इन द सेंस डीएनए में यूज होने वाले टर्म्स भी हैं, ठीक है, जिससे हमें डीएनए की स्टडी इजीली हमें समझ में आएगी, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या है? जब पेंटोज सुगर लिंक कर जाती है, लिंक विद व्हाट? नाइट्रोजनस बेस, तब इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है। जब पेंटोज सुगर जो है नाइट्रोजनस बेस से जाकर जुड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जैसे एडेनिन प्लस पेंटोज सुगर की अगर हम बात करें क्या बन जाएगा बताइए? एडिनोसाइड, ठीक है। थायमिन प्लस पेंटोज सुगर थायरोसाइड, ठीक है। ग्वानिन प्लस पेंटोज सुगर पेंटोसाइड और साइटोसिन प्लस पेंटोज सुगर साइटोसाइड, ठीक है। तो ऐसे कुछ होते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब न्यूक्लियोसाइड लिंक कर जाता है, लिंक विद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, दैट मींस व्हाट? H3PO4, तब किसका फॉर्मेशन हो जाता है बताइए? तब फॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। क्लियर हो गया? और अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है। अब हम पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है? सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड चेन समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो है वो करता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? व्हेन न्यूक्लियोटाइड लिंक टू ईच अदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। जब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऐसा होता है इन द सेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए न्यूक्लियोटाइड लिंक विद ईच अदर, जब एक दूसरे से रिएक्ट
मतलब बर्निंग कर जाते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। तो बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू तब इसका फॉर्मेशन हो जाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक कर जाता है, तब फॉर्मेशन हो जाता है। तो फॉर्मेशन हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे की पॉइंट है, मैं इधर नोट कर दे रही हूँ, ठीक है। की पॉइंट है, याद रखने की जरूरत है कि वन टर्न जो होता है ना, वन टर्न ऑफ डीएनए कितने का होता है, 3.4 nm या फिर इसे हम 34 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, वन टर्न ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो चलिए हम डीएनए का हेलिक्स बनाते हैं और समझते हैं, ठीक है। डीएनए के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ऐसे बॉन्ड्स लगे रहते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब आप सोचेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या रिलेशन है, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, आप उसे समझते रहिए कि मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही क्लियर है। यहाँ है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। देखिए यही जो एक पूरा हेलिक्स बनके कंप्लीट हुआ, इसको हम इरेज कर देते हैं हेलिक्स से बाहर, ठीक है। देखिए ये एक बार एडेनिन से थाइमिन पूरा ग्वानिन साइटोसिन, थाइमिन से एडेनिन और साइटोसिन से ग्वानिन, ये पूरा एक हेलिक्स है। ये इसी का मैंने मेजरमेंट बताया था, ये होता है 3.4 नैनोमीटर और इसे हम कह सकते हैं कि 34 एंगस्ट्रॉम का भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर है, देखिए नोट कर रही हूं। ये है रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ डीएनए। ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये इन खत्म हो रही है आपकी यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 प्राइम और ये हो जाएगा 3 प्राइम। और देखिए ये जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, ये बीच का डिस्टेंस ये होता है, ठीक है, कितने का, 2 नैनोमीटर का, ठीक है। चलिए हम समझते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये था रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए। अब हम समझते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अब हमें क्या समझना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझना है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें बनाना है पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर बना लेंगे हमें कितनी, लाइन से 4, याद करने में फॉर्मेट बता रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के लिए लर्न करना इजी हो जाएगा। 5 पेंटोज शुगर आप लोग बना करके तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये पेंटोज शुगर है, तो हम बस नॉर्मली क्या लिखते हैं इसमें है, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्या है, शुगर। यहाँ है एडेनिन, यहाँ है थाइमिन, ये ग्वानिन, ये साइटोसिन। फिर इधर क्या है, थाइमिन और इधर एडेनिन और इधर साइटोसिन और इधर ग्वानिन। एडेनिन जो है वो थाइमिन से हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट करता है, ये बात आप लोगों को माइंड में सेट कर लेनी है। और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। थाइमिन एडेनिन से कितने बॉन्ड से आएगा, 2 बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये शुगर है, पेंटोज शुगर, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करेगी पेंटोज शुगर की चेन, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। कोई भी डाउट तो आप कमेंट में बता दीजिएगा आप लोगों को क्या डाउट है, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ फिर से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे ये पूरा एक हेलिक्स है। इस हेलिक्स की क्या होगी, जो चेन होगी वो कितने की होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम की होगी, यानी 3.4 नैनोमीटर यानी 34 एंगस्ट्रॉम की। और अगर आप दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि 2 नैनोमीटर की होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब हमें स्टडी करना है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। आखिर जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे स्टार्ट हुई और ये कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। क्यों आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता था ना, तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी क्यों मेन जेनेटिक मटेरियल है, इसकी सर्च कैसे हुई, नाउ कैसे प्रूव हुआ। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम और वीडियोस अपलोड कर सकें, ठीक है। सो यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके, और शेयर करिए जितना पॉसिबल हो सके उतना आप शेयर भी करिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो आवर टॉपिक इज the search for
जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कि द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। देखिए बिफोर 1926, ओके, बिफोर 1926, 1926 से पहले लोग ऐसा मानते थे कि या तो प्रोटीन और या फिर न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों में से कोई एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लोग ऐसा मानते थे कि या तो प्रोटीन या तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन 1926 के बाद क्या हुआ कि 3 एक्सपेरिमेंट्स आए, 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसने ये प्रूफ किया कि डीएनए ही क्या है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, तो 1926 के बाद देखिए 1926 से पहले 1926 से पहले लोग ये मानते थे कि प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड यही दोनों में से कोई एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इसके बाद 3 एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो 3 एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं, तो चलिए हम सबको समझ लेते हैं कि 3 एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट हम नेम बताएंगे एंड देन हम ये समझेंगे कि वो 3 एक्सपेरिमेंट आखिर ऐसा क्या प्रूफ हुआ, ऐसा क्या बताया जिससे हम ये पता चले कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सो those 3 experiments वो 3 कौन से एक्सपेरिमेंट है, देखिए सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड पे है बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिव हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और यही तीनों एक्सपेरिमेंट मिलकर ये प्रूफ किया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में स्टडी करना। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा एक्सपेरिमेंट है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन 1928 में। ठीक है, 1926 के बाद ये सब एक्सपेरिमेंट, उससे पहले लोग ये समझते थे कि न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट है, जिन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि देखिए इन्होंने 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, 2 अलग अलग स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करने के लिए लिया। ठीक है, ये 2 अलग अलग स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से थे, तो एक इन्होंने लिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जिन्हें इन्होंने कहा कि ये एस स्ट्रेन। ठीक है, एस स्ट्रेन है, और एक इन्होंने लिया नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया और इसका नाम इन्होंने दिया ये आर स्ट्रेन है। ठीक है, आर स्ट्रेन है। ठीक है, और इन दोनों को उन्होंने कैसे आखिर में प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि देखिए माइस के अंदर इन्होंने हेल्प ली किसकी, माइस के अंदर, और इस माइस के अंदर एक बार पैथोजेन निकालते थे साथ में पैथोजेन बैक्टीरिया के साथ या फिर नॉन पैथोजेन बैक्टीरिया के साथ, इन्होंने मिक्सचर्स किए। ठीक है, माइस में किस प्रकार से इन्होंने मिक्सचर किए, किस फॉर्म में पैथोजेन और नॉन पैथोजेन बैक्टीरिया के थ्रू, और इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कांसेप्ट। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जब पैथोजेनिक यानी कि कैसा बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इंसेक्ट इन माइस, जब इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंसेक्ट किया तो माइस क्या हो गया बताइए, माइस डाई, माइस मर गया। ठीक है, जो चूहा था वो मर गया। जब इन्होंने नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि आर स्ट्रेन को क्या किया, माइस के अंदर इंसेक्ट किया, इंसेक्ट इन माइस, तो माइस क्या रहा, माइस लाइफ, वो जिंदा रहा, हमारा नहीं। ठीक है,
देखिए सबसे पहले हमने पैथोजेनिक यानी कि एस स्ट्रेन को माइस के अंदर एक्सेप्ट किया, ठीक है। हमने पैथोजेनिक यानी कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस मर गया। और जब नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन वाले को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस क्या रहा, लाइव रहा, ठीक है, माइस की डेथ नहीं हुई, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो पैथोजेनिक था, पैथोजेनिक यानी कि एस स्ट्रेन वाले को हीट किया, हीट करके मार दिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने इंजेक्ट इन माइस, उसके बाद इन्होंने जब उसको माइस के अंदर डाला तो माइस क्या रहा, माइस लाइफ, माइस जिंदा रहा, मरा नहीं, ठीक है। जब नॉर्मली तरीके से इन्होंने डाला तो माइस मर गया था, लेकिन जब उसे हीट किया, पहले हीट किया और फिर उसे किल करने के बाद बैक्टीरिया जब माइस के अंदर डाला तो माइस क्या हो गया, लाइफ रहा, उसकी डेथ नहीं हुई, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, नया एक्सपेरिमेंट, जब एस स्ट्रेन वाला यानी कि पैथोजेनिक यानी कि एस स्ट्रेन वाले को क्या किया, हीट किया, उसके बाद उसमें ऐड कर दिया आर स्ट्रेन कौन है, नॉन पैथोजेनिक है ना, नॉन पैथोजेनिक। और इसके बाद जब उन्होंने इस प्रकार से बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टिंग माइस, देन बैक्टीरिया जो माइस था माइस क्या कर गया, डाइड, माइस मर गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, जो बायोकेमिकल नेचर होता है किसी जेनेटिक मटेरियल का डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि बायोकेमिकल नेचर किसी का भी डिफाइन नहीं होता है। तो ये प्रूफ हो गया कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। देखिए जब पैथोजेनिक था, डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया तो वो मिल्क जो माइस था क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। जब उसको हम लोग हीट करने के बाद स्ट्रेन के साथ मिक्स किए तो भी माइस की डेथ हो गई। लेकिन जब से नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को जब हम माइस में डाले तो माइस क्या हुआ, लाइव रह गया। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हीट किल करके माइस में इंजेक्ट किए तो भी माइस लाइव रह गया। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस रिस्पांसिबल नहीं होती है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, सो आई होप आपको ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट है बायोकेमिकल कैटेलाइजेशन, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। Second step, the second experiment is biochemical characterization, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, और इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे कैसे साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को ऑसवाल्ड अवेरी, ठीक है, डन बाय, ये एक्सपेरिमेंट डन बाय ऑसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लिओड, मैक्लिन एंड एमसी कार्टे साइंटिस्ट मेरे साथ में मिलकर क्या किया था, डिस्कवरी की थी, एक्सपेरिमेंट की बात किया था, जिसमें कि ये प्रूव हुआ था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने रिपीट किया था, रिपीट दी एक्सपेरिमेंट ऑफ इन सभी साइंटिस्ट ने मिल करके किसकी डिस्कवरी को रिपीट किया था, ब्रिटिश की डिस्कवरी को रिपीट किया था, ठीक है। ये साइंटिस्ट ऑसवाल्ड अवेरी, ठीक है, कोलिन मैक्लिओड, मैक्लिन और एमसी कार्टे साइंटिस्ट ने इन चार में मिलकर ग्रिफिथ की डिस्कवरी को क्या किया था, रिपीट किया था, ठीक है। बाय डाइजेस्टिंग एंजाइम, एंजाइम को डाइजेस्ट करा, ठीक है, बाय डाइजेस्टिंग एंजाइम। और ये एंजाइम को डाइजेस्ट कर दिया गया तो इसको रिमूव कर दिया गया, रिमूव फ्रॉम वेयर, न्यूक्लिक एसिड। और इसका एंजाइम को डाइजेस्ट कराने का मतलब ये था कि इसका प्रोटीन जो था, प्रोटीन को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। और रिमूव करने के बाद रिमूव कर दिया गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से रिमूव कर दिया गया इस एंजाइम को, ठीक है। और इसके बाद इन लोगों ने कहा कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के हैं, तो इन लोगों ने कहा कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हैं, डीएनए और एक आरएनए। और इन्होंने कहा कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इन्होंने बस बात इतना ही किया कि एंजाइम को डाइजेस्ट करा तो उसके अंदर से प्रोटीन को रिमूव कर दिया, और रिमूव जो प्रोटीन हुआ है वैसे एंजाइम को न्यूक्लिक एसिड से रिमूव कर दिया, और न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का डीएनए बना रहे हैं। तो इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में और कुछ था नहीं, सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ओके। थर्ड एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है रेडियो एक्टिव हार्शेस, रेडियो एक्टिव
कैसे प्रूफ का जेनेटिक मटेरियल क्या है डीएनए ही है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट को, ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ और किसने किया, तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट किया हार्शे चेस साइंटिस्ट ने, हार्शे चेस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट को किया। ठीक है, और किया 1952 में। देखिए जो ग्रिफिथ का या तो ट्रांसफॉर्मेशन या एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, इसमें टोटली ये बात प्रूफ नहीं हो पाई थी पिछले दो एक्सपेरिमेंट में कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब हार्शे चेस साइंटिस्ट आए तो इन लोगों ने फाइनली प्रूफ हो गया, फाइनली प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। देखिए जब ग्रिफिथ आए तो ग्रिफिथ यानी कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में इन्होंने कहा कि हम एसिस्टेंट एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को रीड कराया गया था, तो मतलब बैक्टीरिया का नाइस लाइफ आपको बेटा किया, इसमें बस इतना ही बताया, ये बताया कि डीएनए की कैसे जेनेटिक नाइस लाइफ कर गया, नाइस लाइफ रहेगा, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे ये प्रूफ नहीं कर पाए थे लोग। लेकिन और फिर जब सेकंड प्रोसेस किया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट में कि फोर साइंटिस्ट आए तो उन्होंने भी किया नहीं किया, उन लोगों ने सब क्या किया उसमें से प्रोटीन प्रूफ किया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और क्या है न्यूक्लिक एसिड टाइप का आइडिया लगा रहा है डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल, तो ये भी बात तो नहीं प्रूफ करेंगे पहले क्या है कि डीएनए जेनेटिक मानना है ना मानना मत है। लेकिन जब ये हार्शे चेस साइंटिस्ट है तो इनकी डिस्कवरी का प्रूफ कर रहे कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया, इनका जो मेथड है जिस मेथड से इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल, उस मेथड को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव प्रेशर मेथड। जिस मेथड से प्रूफ हो गया कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लिया किसको, बैक्टीरियोफेज वायरस को, इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस लिया जिसने हार्शे चेस ने, प्लस और क्या लिया फास्फोरस लिया। ठीक है, प्लस लगा देंगे आपको जैसे कुछ क्या रहेगा, फास्फोरस लिया एंड सल्फर लिया। ठीक है, फास्फोरस और सल्फर ये दोनों क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, इनको लिया फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, और उसके बाद इन लोगों ने प्रूफ किया कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो कैसे इन लोगों ने प्रूफ किया इसकी डिटेल हम प्रूफ चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना क्लियर हुआ कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, चलिए देखिए इन्होंने कैसे प्रूफ किया, इन्होंने कहा कि ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर डीएनए एक्टिव ट्रांसफर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ट्रांसफर इन डीएनए। और जब इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद फॉर्मेशन हो जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट न्यू बैक्टीरियोफेज। ठीक है, नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और जब फॉर्मेशन हो रहा है तीन नए बैक्टीरियोफेज है, इनके पास क्या आ रहा है हैविंग रेडियो एक्टिव नेचर। ठीक है, रेडियो एक्टिव नेचर। ठीक है, इतना दिया हुआ इन्होंने कहा कि देखिए बैक्टीरियोफेज जो है those bacteriophage in which radioactive substance transfer in DNA after the multiplication it forming new bacteriophage virus which having radioactive nature. Okay, whereas another radioactive substance inside a protein coated under multiplication to form new bacteriophage which are not that as radioactive. ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस बैक्टीरियोफेज रेडियोactive सब्सटेंस को ट्रांसफर कर देते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये कह दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर इन प्रोटीन, तो भाई सिंपल सी बात है नए बैक्टीरियोफेज का तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके पास रेडियोएक्टिव नेचर रहेगा, रेडियोएक्टिव नेचर था तो उसके पास रेडियोएक्टिव नेचर नहीं था। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये कहा कि ट्रांसफर किए। ठीक है, ट्रांसफर किए बट इसमें इन पूरे न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में, तो बताइए रेडियोएक्टिव नेचर रहा हमारे पास, रेडियोएक्टिव नेचर इस अगले के पास नहीं प्रेजेंट रहा। ठीक है, तो फाइनली ये बात सबके समझ में आ गई कि देखिए जब प्रोटीन में ट्रांसफर किया गया रेडियोएक्टिव नेचर को, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को, तो नेक्स्ट जनरेशन में बैक्टीरियोफेज बनी, उसमें रेडियोएक्टिव नेचर नहीं रहा। फिर जब ट्रांसफर किया गया न्यूक्लिक एसिड में, तो भी जो नेक्स्ट जनरेशन बनी उसमें भी रेडियोएक्टिव नेचर नहीं रहा। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर इन डीएनए में जैसे ही ट्रांसफर किया गया, तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनी यानी कि जो नई बैक्टीरियोफेज वायरस आया बना, उसमें रेडियोएक्टिव नेचर प्रेजेंट था। ठीक है, तो दिस स्टडी प्रूव्स दैट, ये क्या कर रहे हैं इन्होंने प्रूफ कर डाला, prove that what DNA is a genetic मटेरियल। इन्होंने ये प्रूफ कर डाला कि डीएनए क्या है
जेनेटिक मटेरियल, बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, पर किसी में भी प्रूफ नहीं कर पाए कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये आए और ये बता रहे कि डीएनए ही है वो जो क्या है जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आरएनए के बारे में स्टडी करना। डीएनए क्लियर हो गया, डीएनए में कोई डाउट नहीं है। डीएनए का क्या होता है, डीएनए स्ट्रक्चर कैसे होता है, डीएनए की जेनेटिक मटेरियल है। ये इन एक्सपेरिमेंट्स से प्रूफ और फाइनली कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो प्रूव कर गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जो कि है हार्शे-चेज। हार्शे-चेज की वजह से प्रूफ हो पाया कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कब प्रूफ हुआ? तो 1952 में, 1952 में प्रूफ हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, और देखिए ये नाम याद रखें, बैक्टीरियोफेज के ही बैक्टीरियोफेज में ही ये प्रूफ हो पाया कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखना। तीन की पॉइंट में हार्शे-चेज, 1952 और बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये बातें आप याद रखिए, इसकी आप डिफाइन करना है डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे के बारे में। ठीक है, स्टडी करना। तो स्टूडेंट्स अगर आपका काम हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर चैनल। ओके, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं देख पा रही हूं आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो आप पूरा नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को। जो भी डाउट रहे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए क्या है? आरएनए क्या है? आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। व्हेन, कब है? व्हेन डीएनए इज एब्सेंट। जब डीएनए एब्सेंट रहेगा, यानी डीएनए प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब हम लोग कहते हैं कि आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, देखिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसका एग्जांपल किसमें होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो एग्जांपल की अगर बात करें तो रीबो वायरस। रीबो वायरस कौन सी बीमारी का वायरस होता है? तो ये होता है कैंसर वायरस। ठीक है, कैंसर वायरस को रीबो वायरस के नाम से जानते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है आरएनए, ना कि डीएनए। ठीक है, देखिए डीएनए में डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, लेकिन आरएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है? सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आरएनए के पास हमेशा सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड यानी कि प्यूरिन और पाइरिमिडीन का, तो देखिए वो जो होते हैं ए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है ये कंसिस्ट होती है किससे? पेंटोज सुगर से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है इसमें? और देखिए यहां तक कि इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जिसे कि हम H3PO4 भी लिखते हैं, ये भी प्रेजेंट रहता है किसमें? आरएनए में। ठीक है, और सुनिए आरएनए के बारे में कहां प्रेजेंट रहता है आरएनए। अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंस की, तो ये प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहता है। और आरएनए, आरएनए जो होता है परफॉर्म करता है, परफॉर्म एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस ओकर, जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है, तब आरएनए वर्क करता है किस तरीके से? कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आरएनए की, इट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। ठीक है, आरएनए कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है एमआरएनए। ठीक है, सेकंड होता है टीआरएनए और थर्ड होता है आरआरएनए। ठीक है, देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, इसे हम लोग हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। कैपिटल में नहीं नोट करते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, एक-एक करके हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है एमआरएनए के बारे में, जिसे हम फुल फॉर्म क्या होता है एमआरएनए का? तो मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का काम क्या होता है? मैसेज ट्रांसफर करना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। फुल फॉर्म होता है एम का मैसेंजर। ठीक है, ये स्मॉल एम। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोगों से कैपिटल नहीं है। इसे किसने डिस्कवर किया था? तो इसे डिस्कवर किया था जैकब एंड मोनेट साइंटिस्ट ने। जैकब एंड मोनेट साइंटिस्ट ने एमआरएनए की डिस्कवरी की थी। ये सिंथेसिस हो जाता है, इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिंथेसिस हो जाती है इसकी एमआरएनए की। कब? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन मेथड। जब ट्रांसक्रिप्शन मेथड है उस समय पे इसकी सिंथेसिस हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन मेथड। क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए। किसकी हेल्प? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प करता है कौन?
mRNA ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये रिसीव करता है, रिसीव दी मैसेज, ये मैसेज भी रिसीव करने का काम करता है ड्यूरिंग, या फिर लिख दीजिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेज अगर रिसीव करने का काम करता है तो कौन करता है, mRNA ही करता है, ठीक है। आगे सुनिए mRNA के बारे में। इसकी अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा रहता है, हायर देन अदर टू। बाकी के दो आरएनए से इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। ये कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। mRNA भी टू टाइप के, आरएनए टू टाइप का जिसका आरएनए भी टाइप का जिसका फर्स्ट पार्ट mRNA स्टडी करता है, और mRNA भी टू टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, ठीक है, देखिए। एक होता है मोनोसिस्टोनिक mRNA, ठीक है। एक होता है पॉलीसिस्टोनिक mRNA, ठीक है। इन सभी का फंक्शन समझ लेते हैं कि मोनोसिस्टोनिक mRNA की हम बात करें, इसके पास वन इंक होता है, ठीक है। किस काम के लिए, तो प्रोटीन के, मतलब ये एक इंक प्रेजेंट करता है, एक इंक में, और मोनोसिस्टोनिक mRNA प्रेजेंट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ काम प्रेजेंट करता है और इंक में, ठीक है। और अगर बात करें पॉलीसिस्टोनिक mRNA की, तो देखिए इसके पास इतना ही लिखा हैविंग वन इंक, ठीक है। और अगर बात करें पॉलीसिस्टोनिक mRNA की, तो हैविंग टू और मोर देन टू इंक, ठीक है। दो या दो से अधिक इंक होता है इसके पास, ठीक है। किस काम के लिए, सेम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। इतना क्लियर हुआ। आप देखिए दो और भी पॉइंट है mRNA के बारे में, चलिए हम उसे समझ लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना कि mRNA टाइप के मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। अब देखिए mRNA के बारे में और भी दो पॉइंट इसे समझ लेते हैं। mRNA कितना प्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ 2%, ठीक है। इसको आपको याद रखिए कि mRNA सिर्फ और सिर्फ 2% प्रेजेंट करता है, ठीक है। mRNA आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद, ठीक है, क्या होता है, mRNA ट्रांसफर हो जाता है, और इधर कहाँ था, न्यूक्लियस में था, और कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर इन साइटोप्लाज्म। इसलिए मैंने कहा था कि आरएनए जो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जगह पे प्रेजेंट रहता है, क्योंकि प्रोटीन के यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद mRNA ट्रांसफर हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट mRNA। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट tRNA, ओके। tRNA को हम sRNA के नाम से भी जानते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं tRNA क्या है। सेकंड वन इज tRNA, और tRNA को ही हम लोग sRNA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। sRNA के नाम से किसे जानते हैं, tRNA को ही जानते हैं। देखिए tRNA स्टैंड फॉर ट्रांसफर RNA, ठीक है, और sRNA स्टैंड फॉर व्हाट, सॉल्युबल RNA, ओके। इसे रिसर्च किसने किया था, तो हॉले साइंटिस्ट ने, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की थी हॉले साइंटिस्ट ने। देखिए वो कितना परसेंटेज था, तो उसकी अगर बात करें mRNA की, तो mRNA 2%, और ये कितना रहता है 50 to 60%, ठीक है। इस RNA के स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। क्लोवर लीफ यानी क्या, कमेंट करके बताइए। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ मॉडल मतलब क्या होता है, क्लोवर का मतलब क्या होता है, बताइए, ठीक है। देखिए क्लोवर कुछ खाने की चीज है, आप बताइए क्या होता है, ठीक है। तो फिर देखिए मैं इतना रीड कर देती हूँ, ये क्या है, कोई मसाला है, ठीक है, स्पाइस है, जिसे हम लोग क्लव कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कभी कभी इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो एल शेप का हो जाता है, समटाइम अपीयर एज एल शेप, कभी कभी ये एल शेप का भी इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। और देखिए tRNA के बारे में और समझ लेते हैं बातें। tRNA के पास हैविंग 2 SSC arm, 2 SSC arm and 1 antibinding arm and 1 बाइंडिंग आर्म, ठीक है। टोटल कितनी आर्म होती है, 4 आर्म होती है, तो 2 क्या है, एससी आर्म है, 1 क्या है, एंटी बाइंडिंग आर्म, 1 बाइंडिंग आर्म, ठीक है। बाइंडिंग आर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, बाइंडिंग आर्म की हम बात करें तो इट हैविंग
कितने इंक हैविंग टू इंक्स, कौन कौन से होते हैं ये टू इंक? एक होता है थ्री, ठीक है, थर्ड इंक होता है, और एक क्या होता है फिफ्थ इंक, ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ इंक। अगर हम बात करें थर्ड इंक की, तो थर्ड इंक के पास क्या होता है? तो इसके पास होता है ACC नाइट्रोजनस बेस, ACC नाइट्रोजनस बेस इसके पास थर्ड इंक के पास, ठीक है, ACC नाइट्रोजनस बेस कोड। और अगर हम बात करें फिफ्थ इंक की, ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या? OH माइनस, ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए, अब हमें आगे की थोड़ी सी और आगे समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे टीआरएनए का, और उसके बाद हमारा टीआरएनए का टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और पॉइंट है, इसे हम समझ लेते हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए के पास है अमीनो एसिड, टीआरएनए सिंथेस एंजाइम, ठीक है। टीआरएनए के पास क्या होती है? तो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेस एंजाइम होता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ टीआरएनए इज बाइंड द अमीनो एसिड। अगर हम इसकी बात करें फंक्शन की, इसका मेन फंक्शन, ऐसा फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है? ये बाइंड करता है अमीनो एसिड को, ठीक है, एंड ट्रांसफर करता है, मतलब ट्रांसफर टू एमआरएनए चेन, ठीक है, बाइंड करता है अमीनो एसिड को और ट्रांसफर करता है एमआरएनए की चेन पर, ठीक है। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, जो कि लोअर लिस्ट शेप का होता है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना काफी इजी है, ठीक है, तो कोई हार्ड नहीं है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, आप मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए, आप लोगों के लिए भी इजी टू ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। देखिए बायोलॉजी सब्जेक्ट आप लिए हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी के स्ट्रक्चर से आप बात करके कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि बायोलॉजी में मेन होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है। तो आप इसके स्ट्रक्चर से बात करके तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं बायोलॉजी में, तो ये 100% पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपके मार्क्स काफी अच्छे गेन हो सकते हैं, ठीक है। ये होता है 5 प्राइम एंड और ये होता है 3 प्राइम। देखिए है सिंगल चेन, ठीक है, ये मत समझिए डबल चेन है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड चेन ही है, यहां से शुरू हुई और फिर इधर आकर के फिनिश हो गई, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था थर्ड प्राइम पे ACC कोड होता है, प्राइम पे OH माइनस ग्रुप होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इरेज करना है और यहाँ पे बना देना है, ये क्या है? लूप, ठीक है। ये है एंटी बाइंडिंग आर्म, और ये क्या है? एसेसरी बाइंडिंग आर्म, और ये भी कौन सा आर्म है? एसेसरी बाइंडिंग आर्म। और ये वाला जो आपका आर्म है, ये कौन सा आर्म है? ये कौन सा आर्म है? तो ये है बाइंडिंग आर्म, ठीक है। क्लियर है ये टॉपिक? कोई डाउट नहीं है टीआरएनए में? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आरएनए के बारे में स्टडी करना, ठीक है। आरएनए को भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद आरएनए टॉपिक भी हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक थ्योरी है, ठीक है। चलिए हम समझ लेते हैं आरएनए के बारे में। थर्ड वन इज आरएनए। आरएनए को हम किस नाम से जानते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। When ribosome is bind with RNA, then called as what? RNA। जब राइबोसोम आरएनए से बाइंड रहेगा तो उससे हम क्या कहते हैं? ये इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और क्या करता है? एंड फॉर्मिंग ग्लोबुलर प्रोटीन। देखिए प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है और फॉर्मेशन कर देता है ग्लोबुलर प्रोटीन का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, आल्सो हम लिख सकते हैं, आल्सो नोन एज वर्क बेंचेस आरएनए, ठीक है। और देखिए जैसा कि एमआरएनए 2% था, टीआरएनए 50 to 60% था, ये कितना होता है? ये 80% होता है, ठीक है। कितना होता है? 80% प्रेजेंट रहता है टोटल आरएनए में, ठीक है। तो देखिए इतना तो क्लियर हो गया। अब आप लोगों के लिए वर्क क्या है उससे मैं बोर्ड पे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, उसका आंसर आप ढूंढिएगा। अगर आंसर नहीं आप उसको नोट डाउन कर पा रहे हैं, अगर आपको आंसर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है वो?
राइट at least 5 difference between DNA and RNA। ठीक है, कम से कम 5 डिफरेंस, 5 अंक तो बताने हैं आप लोगों को डीएनए और आरएनए के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, दैट सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसे किसने डिस्कवर किया था? तो इसकी डिस्कवरी की थी वाटसन ग्रीक साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी वाटसन ग्रीक साइंटिस्ट ने। ठीक है, कब की है इसकी डिस्कवरी? तो 1968 में। ठीक है, 1968 में वाटसन ग्रीक साइंटिस्ट ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डिस्कवरी की और उन्होंने कहा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, सबसे पहले डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से कौन बनता है? बनता है प्रोटीन। ठीक है, और देखिए डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? तो हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये पूरी प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हमें स्टडी करना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या था? तो नॉर्मल हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें। देखिए ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इन द सेंस डीएनए का, ठीक है, डीएनए से क्या हो गया? एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए का इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए हमें समझना ये है कि आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा? एमआरएनए से डीएनए में इसका मतलब सिंपल सा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा? एमआरएनए से डीएनए में समझते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसे डिस्कवर किया था टैंगिन एंड बल्टिमोर साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसे डिस्कवर किया था टैंगिन एंड बल्टिमोर साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसे डिस्कवर टैंगिन और बल्टिमोर साइंटिस्ट ने किया था। कहां पे किया था? इन ट्यूमर वायरस। ट्यूमर वायरस में सबसे पहले क्या किया था? बोला गया किसके द्वारा? तो टैंगिन बल्टिमोर साइंटिस्ट के द्वारा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आरएनए फॉर्म करता है, आरएनए फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, आरएनए क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ये क्या करता है? ये फॉर्म करता है फॉर्मिंग आरएनए। ठीक है, ये क्या करता है? आरएनए का फंक्शन करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, और आरएनए जो है फॉर्म करता है प्रोटीन को। ठीक है, और आरएनए बना, ठीक है, ये आरएनए बना, ये आरएनए क्या करेगा? फॉर्म करेगा किसको? प्रोटीन को। और ये प्रोटीन जो होता है क्या करता है? कॉज करता है कौन सी बीमारी? ये कॉज करता है कैंसर। ठीक है, होता क्या है कि ऐसे नॉर्मल डीएनए से हमारे बता रहा है प्रोटीन बना, ये प्रोटीन हमारे क्या बेनिफिशियल। लेकिन जब आरएनए से क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। आरएनए फॉर्म करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म करता है फिर से आरएनए को, और वो आरएनए प्रोटीन का फंक्शन करता है। तब वो प्रोटीन होता है जब यूज में आता है तो प्रोटीन क्या करता है? कॉज करता है कैंसर डिजीज। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी कि ट्यूमर वायरस प्रोटीन कॉज करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ? आरएनए बनाया, डीएनए बनाया, आरएनए बनाया प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या कॉज करेगा? ट्यूमर, कैंसर, वायरस। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कि यहां मैंने शॉर्ट चेन में यहां स्टार्ट कर दिया कि क्या कैसा था? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री था। ओके, इसका क्लियर हो गया? तो देखिए ये आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। आई होप आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में तो आप कमेंट करके ठीक है, और वन मोर टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं ऑक्टामर क्या होता है, ऑक्टामर की प्रोसेस क्या है, चलिए उसको समझते हैं। ऑक्टामर की प्रोसेस क्या होती है इसे हम समझते हैं। देखिए ऑक्टामर क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो कंसिस्ट होता है इससे 90% हिस्टोन प्रोटीन से एंड देखिए हिस्टोन प्रोटीन से जो कैसा रहता है? बेसिक नेचर। ठीक है, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन 90% कंसिस्ट होता है और 10% कंसिस्ट होता है ऐसे हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, 10% हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन वो कैसा होता है? जिसमें आर्जिनिन प्लस
लाइसिन का मिक्सचर होता है, ठीक है, इतना दिया होगा। अब देखिए हिस्टोन प्रोटीन भी 5 टाइप का होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की हम बात करें, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये कितने टाइप का होता है, इज ऑफ 5 टाइप्स। कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं 5 टाइप, इसे देखिए 1 2 3 4 एंड 5, H1 H2A H2B H3 एंड H4, ये है 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। कौन कौन से H1 H2A H2B H3 एंड H4, ठीक है। जब हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल H2A H2B H3 और H4 जो है ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है, लेकिन इससे पहले ऑफ कैम्बर स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से H2A H2B H3 एंड H4 जो है जब क्या करता है, पैकेजिंग, जब पैकेजिंग करता है ये बनाता है ऑफ कैम्बर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ कैम्बर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस ऑफ कैम्बर स्ट्रक्चर के अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 10 nm, ठीक है, 10 nm। ओके, ऑफ कैम्बर क्या क्लियर हो गया, विदाउट नहीं ऑफ कैम्बर में। तो अब हमें स्टडी करना है डीएनए पैकिंग वर्सेस क्रोमोसोम्स, ठीक है। डीएनए पैकिंग क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये चीज समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे डीएनए पैकिंग और उसके बाद क्रोमोसोम, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ क्रोमोसोम, देखिए जो इसका टॉपिक है ना, टॉपिक क्या है, डीएनए पैकिंग वर्सेस क्रोमोसोम, ठीक है। तो चलिए समझते हैं डीएनए पैकिंग क्या है और क्रोमोसोम क्या है। तो चलिए समझते हैं डीएनए पैकिंग क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना डीएनए पैकिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले समझते हैं डीएनए पैकिंग क्या है। देखिए जब एक ऑक्टामर जो है दूसरे ऑक्टामर से लिंक करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, इसलिए क्या होता है कि वन ऑक्टामर लिंक विद अनदर ऑक्टामर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जब एक ऑक्टामर दूसरे ऑक्टामर से लिंक करेगा किसी हेल्प से H1 हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से, तो ये जो है बिकम अब ये हो जाएगा फाइल टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, तो देन become called as solenoid supercoiling, solenoid supercoiling, ओके। और वही इसका डायमीटर 10 mm था, सिर्फ जिस एक ऑक्टामर का कितना था डायमीटर 10 mm, वैसे पर पिछले आपका टॉपिक बताया, तो यही इसका डायमीटर कितना हो जाता है, डायमीटर become 30 mm, ओके। इसके बाद ये अगेन कॉइलिंग करता है, ठीक है, ठीक है। और क्या करता है, एक स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और इसका डायमीटर की अगर बात करें, इसको स्कैफोल्ड टाइप स्ट्रक्चर के डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना हो जाता है, 300 नैनोमीटर का हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, देखिए इधर क्लियर हुआ। देखिए सबसे पहले वन ऑक्टामर लिंक कर देता है अदर ऑक्टामर, ठीक है। और देखिए सिंपल सी बात है, एक ऑक्टामर की अगर बात करें कि कितनी डायमीटर होती है, तो डायमीटर कितनी होती है, इसकी डायमीटर होती है 10 nm, ठीक है। तो एक ऑक्टामर जो है 10 nm का वो लिंक कर जाता है दूसरे ऑक्टामर से 10 nm वाले की, ठीक है, क्योंकि हेल्प ऑफ H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ऑक्टामर इसी हेल्प से H2A H2B H3 और H4 ये चारों आपस में जब लिंक करते हैं तो क्या होता है, ऑक्टामर होता है। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन क्या, H1 हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से जब ऑक्टामर का अदर ऑक्टामर रिएक्ट कर जाते हैं, लिंक कर जाते हैं, तो वो बनता है क्वाइट टाइप का स्ट्रक्चर, जिसे सॉलिनॉइड सुपरकॉइलिंग कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, इसका डायमीटर क्या रहता है। और जब ये सुपर सॉलिनॉइड वाली टाइप स्ट्रक्चर है, जब ये क्या करता है, ये क्वाइट करता रहता है, ठीक है। क्या बनता है, इसका फोल्ड स्ट्रक्चर बनता है, इसका डायमीटर 300 nm रहता है, समझ में आया। ठीक है, आगे भाई इतना और आएगा क्या हो जाएगा, 300 nm का डायमीटर बनता है, इसमें इसको फोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं क्या डीएनए पैकिंग क्या है प्रोसेस। और जो स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो 300 नैनोमीटर का बना वो स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर जो है ये क्या कर जाता है, ये कर देता है कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन करता है और फॉर्म कर देता है किसको, फॉर्म क्रोमेटिड, ठीक है। इसको स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर जो है कंडेंसेशन करता है और कंडेंसेशन करके क्रोमेटिड को बना देता है। और क्रोमेटिड का डायमीटर की बात करें, इसका डायमीटर कितना रहेगा, इसका डायमीटर होता है 700 नैनोमीटर। और क्रोमेटिड फिर से क्या कर जाता है, जो क्रोमेटिड था ये क्या कर जाता है, कंडेंसेशन फिर से कर जाता है, कंडेंसेशन करके बना देता है एक थिक क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है, क्रोमोसोम को बना देता है जो कितने नैनोमीटर करता है, 1400 नैनोमीटर, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए व्हेन वन ऑफ नैनोमीटर का अदर मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर चेक नॉलेज बेस्ड स्टडी के बारे में बात देखिए कितना आपको समझना है, जमीन पढ़ना। इसका कोई स्ट्रक्चर जो है, इसका कोई स्ट्रक्चर नैनोमीटर कितना है, कितना है, इसका डायमीटर जाता है, इसका डायमीटर रहता है 300 नैनोमीटर, ठीक है। ये कंडेंसेशन करता है और कंडेंसेशन करके बनाता है क्रोमेटिड को, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है 700 नैनोमीटर। और क्रोमेटिड जब कंडेंसेशन करता है कंडेंसेशन करके क्रोमोसोम बनाता है और इसकी क्रोमोसोम में कितना डायमीटर, तो 1400 नैनोमीटर, ठीक है। इसका 1400 नैनोमीटर रहता है, ठीक है, ठीक है। देखिए अभी टर्म यूज होता है न्यू, जिसे हम V8 बॉडी कहते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं न्यू या V8 बॉडी क्या है। कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो समझ लेते हैं न्यू या V8 बॉडी क्या है। तो हमारा टॉपिक है न्यू, जिसे हम V8 के नाम से जानते हैं। तो ये कैसी बॉडी है, ठीक है, समझ लेते हैं ना। देखिए इसमें क्या होता है, इन न्यूक्लियोसोम में जो 8 मॉलिक्यूल वाला जो हिस्टोन प्रोटीन रहता है, यानी कि ऑक्टेमर रहता है, हिस्टोन प्रोटीन हम प्राइवेट में इसे ऑक्टेमर लिख सकते हैं, ऑक्टेमर रहता है। ये कवर रहता है, कवर्ड बाय 4 पार्टिकल्स, ठीक है। ये 4 पार्टिकल्स से कवर रहता है, कौन, जो 8 मॉलिक्यूल वाला हिस्टोन प्रोटीन जिसे ऑक्टेमर रहता है, ठीक है। देखिए H1 जो देखिए डबल स्टैंडर्ड दिया, देखिए हम बात करें, ठीक है, H1 और जो बात करें डबल
स्टैंडर्ड डीएनए की डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसको जैसे राइट हम लिख सकते हैं 146 लूज लॉन्ग पेयर is been ready stored or temper is also called म्यू या फिर वीएट बॉडी। ओके देखिए म्यू और वीएट बॉडी क्या है तो इन न्यूक्लियस होगा स्टोर प्रोटीन ऑफ वीएट मॉलिक्यूल कवर्ड बाय फोर पार्टिकल एक्शन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट 146 लॉन्ग पेयर इज बिल्ड द स्टोर ऑफ temper is also called म्यू और वीएट बॉडी। ओके सो नाउ वी हैव स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए जो हमारा टॉपिक था वो था डीएनए पैकिंग वर्सेस क्रोमोसोम्स। तो डीएनए पैकिंग टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम समझना है क्रोमोसोम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन क्रोमोसोम। ओके सो आवर टॉपिक इज क्रोमोसोम। ठीक है इसको डिस्कवर किया था वाल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने। ठीक है डिस्कवर बाय वाल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट। देखिए ये टू वर्ड से कंसिस्ट होता है टू वर्ड से। ठीक है और ये टू वर्ड कौन कौन से एक है क्रोमा और एक है सोम। क्रोमा मींस होता है कलर और सोम मतलब होता है बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी सच कलरफुल बॉडी presenting nucleus in a rod shape structure is called what chromosome। ठीक है ऐसी कलरफुल बॉडी जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है रॉड शेप की बॉडी है। ठीक है वैसी बॉडी को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है अब हम पढ़ना है क्रोमोसोम के बारे में एक पॉइंट और है उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है टाइप ऑफ क्रोमेटिन हम पढ़ेंगे। ठीक है टाइप ऑफ क्रोमेटिन क्या होता है ओके फिर आता है डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस। चलिए हम समझ लेते हैं और कुछ पॉइंट क्रोमोसोम के। ठीक है सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट्स सम पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं ना क्रोमोसोम ये बाउंडेड होते हैं बाउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेनस शीथ जिसे हम क्या कहते हैं पेरिकल। अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की क्रोमोसोम किससे कंसिस्ट होते हैं क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और 90% हिस्टोन प्रोटीन एंड 10% नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम बात करें नॉन हिस्टोन प्रोटीन इस काम के लिए रिस्पांसिबल होता है रिस्पांसिबल फॉर डुप्लीकेशन प्रोसेस में रिस्पांसिबल होता है। ठीक है और बताइए और किस काम के लिए रिस्पांसिबल होगा एंड ट्रांसक्रिप्शन मैटर में भी रिस्पांसिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन मैटर। ठीक है ट्रांसक्रिप्शन मैटर में रिस्पांसिबल कौन होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अब हम पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है तो चलिए हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन सो आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कितने टाइप के होते हैं चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए क्रोमेटिन कितने टाइप का होता है तो क्रोमेटिन भी टू टाइप का होता है। एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें ये कितने टाइप का होता है ये भी टू टाइप का होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होता है फ्रीडिएटिव। ओके तो ये है सभी टाइप क्रोमेटिन। ठीक है हम सबको इन सबको स्टडी करना है। सबसे पहले यूक्रोमेटिन एंड देन हेटेरोक्रोमेटिन उसके बाद यूक्रोमेटिन के टाइप्स कॉन्स्टिट्यूटिव और फ्रीडिएटिव। ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूक्रोमेटिन के बारे में स्टडी करना। फर्स्ट है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या है क्रोमोसोम का वो पार्ट क्रोमोसोमल पार्ट जो कि क्या रहता है लेस कंडेंस रहता है लेस कंडेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं ना उसे हम यूक्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है क्रोमोसोम का वो पार्ट लेस कंडेंस रहता है उसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है ये जनरली एक्टिव रहता है। ठीक है खास तौर पे क्या रहता है एक्टिव रहता है और ये हेल्प किसमें करता है तो ये हेल्प करता है या फिर इसके इन्वॉल्वमेंट की बात करें इन्वॉल्व रहता है किस चीज में प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है या फिर हेल्प करने का काम करता है। समझिए करेंगे। ठीक है तो देखिए क्लियर है यूक्रोमेटिन के बारे में। तो अब हमें स्टडी करना है हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट हेटेरोक्रोमेटिन। सेकंड है हेटेरोक्रोमेटिन। ये क्या है क्रोमोसोमल पार्ट जो कि मोर कंडेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं ना हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है ये खास तौर पे क्या होता है जनरली ये जनरली क्या रहता है इनएक्टिव रहता है। ठीक है ये भी टू टाइप होता है। ठीक है तो टाइप होते हैं। ठीक है तो टाइप कौन से फर्स्ट था कॉन्स्टिट्यूटिव और सेकंड था फ्रीडिएटिव। ठीक है तो चलिए दोनों को मैंने कब समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है फ्रीडिएटिव क्या है। ओके तो इसलिए टू टाइप के हेटेरोक्रोमेटिन सबसे पहले
फर्स्ट ही क्योंकि सबसे पहले है कि प्रोसेस प्रोसेसिविटी क्या है, ये एग्जिस्ट करता है इन इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में आपको समझ नहीं आना चाहिए, एसिडिटी जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सेकंड था व्हाट, सेकंड था फिडेटिव, ये जो है ये इनएक्टिव इन इट्स ओन सेल, ये अपने सेल में कैसा आता है, इनएक्टिव आता है, बट एक्टिव इन अनदर सेल्स में क्या आता है, एक्टिव आता है। कौन, फिडेटिव। ठीक है, अब देखिए, अब मैं समझ रहा है डीएनए डुप्लीकेशन प्रोसेस हो गया। तो चलिए हम समझ लेते हैं डीएनए डुप्लीकेशन के टॉपिक को। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, थोड़ी सी बड़ी डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस काफी इजी है, इजी थोड़ा सा है मोस्टली क्या होता है बच्चों, डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन जाती है, लेकिन मैं आपको काफी इजी वे में आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले आपको कंफ्यूजन नहीं होगी तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं ये क्या है डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस। ओके, सो आवर टॉपिक इज डीएनए डुप्लीकेशन। इसे हम और बहुत सारे नाम जानते हैं, आल्सो नोन एज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन भी हमसे कहते हैं। ठीक है, और इस नाम जानते हैं आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेशन और डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये दो नाम से हम डीएनए डुप्लीकेशन प्रोसेस जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समझना क्या है डीएनए डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन और डीएनए मॉलिक्यूल की प्रोसेस क्या है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, और इसे कौन से साइंटिस्ट आए उसके बारे में समझिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कवर किया, उसके बारे में डिटेल बताया, तो ये साइंटिस्ट है मैथ्यू साइंटिस्ट आए और डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में बताया। ठीक है, और साथ में स्टेनर साइंटिस्ट भी इस चीज में इनकी हेल्प किया लेंगे मैथ्यू साइंटिस्ट। ठीक है, इन लोगों ने ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए डुप्लीकेशन देखा। कौन सी बैक्टीरिया में, तो ई कोलाई बैक्टीरिया में इन्होंने क्या देखा, डीएनए डुप्लीकेशन। और इसके बाद रिसर्च किया, रिसर्च करके पता करिए कि डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, इसे उसके बाद डिटेल में क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि मैथ्यू और स्टेनर साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी के बारे में क्या बताया। ठीक है, कैसे इन लोगों ने डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस कैसे किया। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। अगर बात करें डीएनए डुप्लीकेशन है तो वन डीएनए फॉर्मिंग न्यू डीएनए। ठीक है, जब एक डीएनए अगले डीएनए बना देता है, जब एक ही डीएनए क्या करता है अलग नए डीएनए बना देता है, जिसको उसको कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। ठीक है, और ये कौन से सेल साइकिल फेज में होता है, तो ये सेल साइकिल फेज एस फेज में प्रोसेस होती है। ठीक है, कौन सी डीएनए डुप्लीकेशन की। ये कैसा मेथड है, तो ये है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड है डीएनए डुप्लीकेशन। और इसी मेथड को प्रूव किया था मैथ्यू और स्टेनर साइंटिस्ट ने। ठीक है, यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में कितने एंजाइम इन्वॉल्व करते हैं, तो 7 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। अब देखिए, अब मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन समझ में आया, इसलिए यही समझा कि ये ओवरव्यू हो गया। अब चलिए हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, मैकेनिज्म सीखने स्टेप में 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 3 स्टेप कौन सा है, चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीकॉइलिंग होता है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, रिकॉइलिंग होता है ऑफ व्हाट, सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए मॉलिक्यूल सुपर कॉइल्ड है, सबसे पहले रिकॉइलिंग होगा, उसके बाद सबसे पहले डीकॉइलिंग होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिकॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होगा, अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, थर्ड कौन सा हो जाएगा, सिंथेसाइज ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखिए इन तीनों स्टेप्स को, ठीक है, इन तीनों स्टेप को हमें एक एक करके स्टडी करना है। ठीक है, कि इन सभी स्टेप्स में साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया है, डीकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल, अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को हमें एक एक करके डिटेल स्टडी करना है, ये सभी मैकेनिज्म में साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया है। ठीक है, तो पहली स्टेप है डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉइल करना इसको सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले ट्रोपोइसोमरेज एंजाइम जो होता है, ट्रोपोइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व रहता है इस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में तो डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, आफ्टर दैट न्यूक्लियोसोम मॉडल कन्वर्ट इनटू रिलैक्स फॉर्म। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल कन्वर्ट इनटू रिलैक्स फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप था डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है अनवाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड स्टेप।
सेकंड स्टेप इज unwinding and winding off, melting off the molecule, ठीक है। ये हमारी सेकंड स्टेप मैग्नीशियम है, सेकंड मैग्नीशियम है किसकी, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है।